नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। दोस्तों, डाइजेशन हम लोग किस चीज़ का करते हैं? भोजन का, नहीं फूड का। तो फूड की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? तो दोस्तों, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है तो हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, हम लोग ग्रोथ करते हैं अपने बॉडी का। और हम लोग को जैसे चोट वोट लग गई तो उसको रिपेयर करते हैं, कहीं कट पिट गया शरीर में तो उसको रिपेयर करते हैं। इसलिए हमको ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की। रिपेयर के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल लगेगा और एनर्जी लगेगा। ग्रोथ में भी ऑर्गेनिक मटेरियल लगेगा और एनर्जी लगेगा। तो दोस्तों, अल्टीमेटली हमें ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? फूड से मिलेंगी। तो हमारा ये बेसिक नीड होता है फूड। तो फूड जो होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट हम लोगों के बॉडी में इन्वॉल्व, मतलब ऐसे नहीं जाके लग जाता है। इसको हमें पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसके मोनोमर्स में तोड़ने पड़ते हैं। तो मोनोमर्स इसके एब्जॉर्ब होके जाके जैसे जहाँ ज़रूरत होती है उस तरह से लगते हैं। तो बेसिक नीड हम लोगों की क्या है? जैसे रोटी कपड़ा मकान होती है तो रोटी में हो गया भोजन। तो सबसे पहले चीज़ है फूड। तो फूड क्या होता है दोस्तों? फूड होता है बेसिक नीड हम लोगों का। क्या है नंबर 1 चीज़? बेसिक नीड है। बेसिक नीड है ये हम लोगों की। और फूड होता क्या क्या है, फूड में क्या क्या पाया जाता है? तो फूड जो दोस्तों, ये मेनली 4 कंपोनेंट इसमें होते हैं जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। दूसरा प्रोटीन हो गया। तीसरा फैट हो गया, फैट्स हो गए। चौथा न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये मेन कंपोनेंट है चारों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड है मेन कंपोनेंट है। इसके साथ साथ हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स की और मिनरल्स की। तो विटामिन्स हो गए, विटामिन्स एंड मिनरल। तो दोस्तों, ये चारों होते हैं जो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायरेक्ट नहीं जो होते हैं बायो माइक्रो, मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों, इसी का डाइजेशन हम लोग को देखना होता है। और फिर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है वो इसमें हम लोग देखेंगे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी में देखेंगे दोनों चीज़। तो एक पॉइंट यहाँ मेंशन करना था जो हम लोगों को, तो फूड हो गया, बेसिक नीड हो गई हम लोगों की। तो फूड में कौन कौन कंपोनेंट है ये देख लिया हम लोगों ने। तो और ये जो होती है फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? फूड से हमें मिलता है क्या क्या? एनर्जी मिलती है, एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड एनर्जी। 2 चीज़ हमको मिलती है फूड से, ये आप ध्यान रखिए। और मेंशन करना है यहाँ पे एक पॉइंट और, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? तो फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए बताया था हमने। ग्रोथ और दूसरी चीज़ रिपेयर। जैसे चोट लग गई, कहीं वुंड हो गया, घाव हो गई, तो उसके लिए होता है रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक दोस्तों, एक चीज़ ग्रोथ होगी, दूसरी चीज़ रिपेयर के लिए। और इसमें इन सब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मतलब यूज होने में और इसको मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस करने में हम लोगों को
एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वो होता है वाटर। बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है जो हम लोगों के बॉडी में बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी एक चीज़ क्या है? वाटर। वाटर दोस्तों किस लिए यूज होता है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल करता है। इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा चीज़ ये डिहाइड्रेशन से बचाता है शरीर को, कि मतलब शरीर से अगर सब सारा पानी निकल जाए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का शरीर से निकलना, अगर सारा पानी निकल गया तो क्या हम लोग सूख के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन से बचाता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाता है। दोस्तों जो ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक पॉइंट आउट मेंशन करना था, जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे जिस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में हम लोग यूज नहीं कर सकते इनको। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स डज नॉट utilized by our body in their original form। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं डाइजेशन दोस्तों यही जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं को तोड़ तोड़ के छोटे अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस का जो होता है, जो प्रोसेस होता है उसी को डाइजेशन कहते हैं। एक प्रकार के प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो इसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से हम लोग फूड को बायो माइक्रोमॉलिक्यूल से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसी को कहते हैं डाइजेशन। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स food substances to simple absorbable form। और ये डाइजेशन होता है एक सिस्टम के द्वारा, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं हमारे बॉडी में। किसके द्वारा होता है? कैरिड बाय दो चीज़ें। कौन कौन सी? एक मैकेनिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल, एंड दूसरा हो गया बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड से। ठीक दोस्तों, तो ये जो मैकेनिकल होता है, जैसे मैस्टिकेशन होता है, फूड को हमने बकल कैविटी में लिया, मतलब अपने मुंह में जब लिया तो उसको कूंचते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे हमारे पेट में जाता है स्टमच में, तो वहाँ भी उसको 4 घंटे 5 घंटे रख के उसको इधर उधर हिलाया जाता है, ऐसे उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू उसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गई, तो इसे मैकेनिकल में कन्वर्ट इसको माना जाता है। और दूसरा वहाँ पे एंजाइम्स भी निकलते हैं, तो वो बायोकेमिकल मेथड में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं
ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये देखिए कैरिड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोगों को देखना है यहाँ पे। तो यही मेन चीज़ है। ये तो हो गया प्रोसेस से आगे, 2 चीज़ें हो गई इसमें। अब इसमें क्या क्या चीज़ मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है वो देख लेते हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं 2 चीज़ें मेनली। एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी चीज़ आती है एसोसिएटेड ग्लैंड। उससे जो ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं वो उसके डाइजेशन में हेल्प करती हैं, बायोकेमिकल मेथड में हेल्प करती हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो दोस्तों मेनली जो होती हैं 3 ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, दूसरा लीवर हो गया और तीसरे हो गए वो क्या कहते हैं पेंक्रियास। तो पहली ग्लैंड हो गई सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड। अब दूसरी हो गई लीवर और तीसरा हो गया पेंक्रियास। तो ये दोस्तों 3 ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल हो गया ऐसे करके, फिर ये हो गया लिप्स, अपर लिप्स हो गया, फिर यहीं से मुंह कैसे होता है माउथ ऐसे करके, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ से ऐसे ये होता है। उसके बाद यहाँ से देखिए बकल कैविटी हो गई हमारी, और इसके बाद ये देखिए एक ओपनिंग जो है इसी को माउथ कहते हैं। उसके बाद ये बकल कैविटी हो गई, मुख गुहा जिसे कहते हैं, और यहाँ से ऐसे टंग निकली होती है, ये टंग हो गई। और फिर यहाँ से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैरिंक्स बॉक्स कहते हैं, यहीं से ट्रैकिया की ओरिजिन होती है। तो ये चीज़ हो गई ट्रैकिया, इसे सांस नली कहते हैं, ठीक दोस्तों। ये आगे इसमें सी शेप रिंग पाई जाती हैं एब्डोमिनल साइड में। उसके पीछे साइड में बैक साइड में पाई जाती है हमारी ओइसोफेगस, यहाँ से लगी है ये ओइसोफेगस, ये दूसरी नली है ओइसोफेगस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो होता है हमारा ऐसे ईयर ऐसे करके होता है, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये देखिए ये ईयर हो गया ऐसे करके। और यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड यही होती है, यहाँ पे ऐसे पाई जाती है, ठीक दोस्तों। और यहाँ की एक नली ऐसे निकल के आती है, यहाँ पे यहीं खुलती है बकल कैविटी में। और देखिए मुगुआ हो गई, यहाँ से एक स्ट्रक्चर है ऐसे जिसे हार्ड सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। ये देखिए आगे सॉफ्ट प्लेट और पीछे की तरफ हार्ड प्लेट होता है, ऐसे यहाँ उल्वा लटका रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टीथ्स हो गए हैं, दांत जिसे कहते हैं, जबड़ों में दांत लगे रहते हैं, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे सब लिंगुअल या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ऐसे करके होती है।
तो ये सलेवरी ग्लैंड है। तो दोस्तों देखते हैं अब ये देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, और ऐसे करके यहीं पे आँखें होती हैं ऐसे, और फिर ऐसे करके उठा होता है माथा, और ऐसे बाल हो गए इसके हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पीछे तो ऐसे ब्रेन की स्पाइनल कार्ड और रीढ़ आती है, वो तो अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारे सिस्टम में ये आ गया, ये हो गया इसोफेगस। इसोफेगस के बाद यहाँ से लगी होती है क्या, स्टोमच लगा होता है स्टोमच। देखिए अगला स्ट्रक्चर हो गया स्टोमच, ऐसे ये इधर जाता है ऐसे ऐसे करके जे शेप होता है स्ट्रक्चर स्टोमच का, थोड़ा सा पतला हो गया। और ये हो गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। उसके बाद यहाँ हम लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलन कहते हैं वो है। अभी देखिए स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में पूरा बन जाएगा जब। ये देखिए दोस्तों, ये बन गई कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, और ये हो गई सिग्मोइड कोलन। फिर उसके बाद हो गया रेक्टम जिसे मलाशय कहते हैं, एंड फिर ये एनस हो गया। तो इसके बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ये देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये ड्यूडेनम हो गया फर्स्ट रीजन, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ऐसे करके ऐसे ऐसे जेजिनम होता है, बहुत कॉइल्ड फॉर्म में होता है। फिर ऐसे करके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ऐसे ऐसे ये नीचे से होता है ऐसे आया, और ऐसे 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 समझ ये हो गया, इसी में आके अटैच होता है। तो दोस्तों अब देखिए यही पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है हम लोगों का। अब इसके सबके नाम देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होता है सब। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सबका नाम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को माउथ कहते हैं। बस ये जो ओपनिंग है यही माउथ हो गया, बस यही ओपनिंग। और ये तो अपर लिप है, लोअर लिप हो गए। फिर इसके बाद ये बक्कल कैविटी है, ये क्या है, ये दोस्तों बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं इसे। तो ओरल कैविटी कहते हैं इसे, ठीक दोस्तों। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर हो गई जो ग्लैंड है, सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड इसे कहते हैं। 3 पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या होगी, ये कि नीचे यहाँ होते थे, तो इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मतलब ये होता है नीचे, तो सब लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल टर्म टंग के लिए यूज होता है। तो लिंगुअल मतलब हो गया टंग के नीचे, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और सब मैक्सिलरी भी यही होती है। तो और ये दोस्तों ये बड़ी वाली ग्लैंड है पैरोटिड। और देखिए दोस्तों ये हो गई टंग, स्ट्रक्चर हो गया टंग, टंग। उसके बाद ये हो गई इसोफेगस, इसोफेगस हो गया, ये स्टोमच हो गया, और ये हो गई ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हो गया। और इसके बाद ये हो, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग है उसे कहते हैं जेजिनम। क्या कहते हैं दोस्तों,
ये हो गया दूसरा भाग जिसे जेजिनम कहते हैं, जेजिनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग है इलियम। यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ILEUM होता है, EUM। यहाँ पे ये स्पेलिंग विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ई होता है इलियम की स्पेलिंग में। तो ई देखिए ऐसे गुड़मुड़ा गया, छोटा सा हो गया, तो ये आ तक की मतलब इंटेस्टाइन की स्पेलिंग में आता है। एक इलियम आता है जो कॉक्सियल बोन होती है हम लोगों की, जो कूल्हा होता है हम लोगों का, ये तो कूल्हे के ऊपर वाले ब्रॉड रीजन को कहते हैं इलियम। तो उसकी स्पेलिंग में ILIUM होता है और यहाँ पे EUM है। तो ये आंत की तरह ऐसे छोटा मोटा हो गया, गुड़मुड़ा गया है पूरा। तो ये आंत का स्पेलिंग में ई आता है और उसमें आई आता है बोन वाले में, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तब इसके बाद एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया सीकम। और ये जो पूंछ की तरह लटका हुआ भाग है इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है दोस्तों? ये होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो यही दोस्तों कभी कभार बड़ा हो जाता है तो ये दर्द करता है, वो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है इस साइड में, दाएं साइड में। तो इसे डॉक्टर लोग काट करके इसको बाहर निकाल देते हैं। इसका स्पेशल कोई काम अब होता नहीं, पूर्वजों में होता था पहले। तो क्या है, ये सीकम में पहले भोजन को रखा जाता था, सेलुलोज पार्ट की जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अब तो निकल जाता है, पहले डाइजेस्ट होता था। पहले हम लोग जैसे घास भूस खाते थे ना हमारे पूर्वज, तो इसीलिए उन लोगों में डेवलप था ये सीकम पार्ट। अब हम लोगों में ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इस वजह से अपेंडिक्स का विशेष काम नहीं होता, तो इसलिए जो है इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इससे। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड को हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ग्लैंड और दिखानी है आपको, तो वो है हमारी लीवर है। ये देखिए लीवर यहीं पे होता है, ऐसे ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक दोस्तों, ऐसे करके होता है। 2 लोब होते हैं लीवर में। और एक स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज। तो दोस्तों ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे करके होता है, ऐसे देखिए। इसे लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज का। तो ये जो होती हैं, यहाँ से एक ग्लैंड निकलती, देखिए यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसे हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और यहाँ पे एक ग्लैंड और पाई जाती है, ग्लैंड नहीं, उससे कोई सिक्रेशन नहीं होता है, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, पित्ताशय। इसी में पित्त इकट्ठा रहता है। यहाँ से एक नली निकली, यहाँ से एक नली निकली, तो ये सारी नली आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर हो गया और इसकी डक्ट होगी। इसी डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ऐसे पीछे साइड से आके ये पेंक्रियाज में आके खुलता है, दोनों ऐसे पेंक्रियाज में आके खुलते हैं। और फिर यहाँ से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ड्यूडेनम में खुलते हैं सारी ग्लैंड्स एक साथ। तो दोस्तों ये हो गया लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की यही है। और ये हो गई पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो दोस्तों होती है मिक्स ग्लैंड होती है। ये मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसमें से इंडोक्राइन पार्ट मतलब हार्मोन्स भी निकलते हैं और डाइजेशन के लिए मतलब एक्सोक्राइन पार्ट मतलब एंजाइम्स भी निकलते हैं, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। दोस्तों ये पेंक्रियाज हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, ये लीवर हो गई। लीवर की डक्ट को हेपेटिक डक्ट कहते हैं और इसके बाद ये सिस्टिक डक्ट कहते हैं पेंक्रियाटिक गॉल ब्लैडर की डक्ट को। फिर दोनों डक्ट मिल के जाती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जब मिल जाती है पेंक्रियाटिक डक्ट में यहाँ पे आके, तो इसे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तब हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ड्यूडेनम में खुलता है, तो यहाँ से एंजाइम्स आते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसके बाद ये देख लेते हैं इनका नाम। ये हो गया असेंडिंग कोलम, ये है असेंडिंग कोलन और ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन और ये हो गई डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ये हो गया सिग्मॉइड कोलन और ये हो गया रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। उसके बाद ये ओपनिंग जो है इसको कहते हैं एनस, ANUS। तो दोस्तों देखिए सारे यही इतना स्ट्रक्चर होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, यही इतना स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए यहाँ से भोजन एंट्री मारता है मुंह से, फिर दांतों के द्वारा उसे मैस्टिकेट किया जाता है, मतलब चबाया जाता है, फिर जीभ के द्वारा मतलब इधर उधर के टेस्ट भी पता चलता है, इधर उधर जीभ मतलब उसको भोजन को इधर उधर करने में हेल्प करती है। और उसके बाद यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल के आता है, जिसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, मतलब उसको लिबलिबा बनाता है और लसीला बनाता है। फिर उसके बाद ये एपिग्लॉटिस, यही अगर भोजन को यहाँ ट्रेकिया में जाने से बचाता है, मतलब श्वासनली में जाने से रोकता है। नहीं तो भोजन जब निकलते हैं तो इसीलिए कहा जाता है बोलिए मत खाते समय अगर बोलेंगे तो ट्रेकिया में चला जाएगा और फिर खांसी आने लगती है। तो यही ये जो होता है एपिग्लॉटिस, यही रोकता है ट्रेकिया में जाने से। फिर इसोफेगस से भोजन होती है स्टमच में आता है, स्टमक में जो है 4 से 5 घंटे रहता है। फिर यहाँ पे फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होता है, और बक्कल कैविटी में भी केमिकल डाइजेशन होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो जाता है। फिर ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन का काम होता है, डाइजेशन ड्यूडेनम तक पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं वो आके रेक्टम में इकट्ठा रहती हैं, उसको आदमी समय समय से बाहर कर देता है। भोजन ऐसे ड्यूडेनम से जेजिनम गया, जेजिनम से इलियम गया, इलियम से असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन से होते हुए रेक्टम में पड़ा रहता है। आदमी समय समय पे जब यहाँ पे ज़्यादा भोजन हो जाता है, ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फीकल मटेरियल हो जाता है, तो उसे निकाल देता है आदमी समय समय पे बाहर। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अब कल इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस होता है कैसे, मतलब कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।